So, we have now our third chapter on water, a third lecture on water, and it is the 13th lecture of the Ledinger series. So, let's get started with it without wasting any time. Weak interaction are crucial to macromolecular structure and function. So the non-covalent interaction we have described, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयनिक हाइड्रोफोबिक एंड वंडर वॉल इंटरैक्शंस। तो जो भी हमने नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस पढ़े, अब जो नॉन कोवलेंट नहीं है, मतलब जो नॉन कोवलेंट है, जो कोवलेंट नहीं है, यानी कि कोवलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं। तो उनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे हैं वो कैसे होंगे, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, या तो वो आयनिक होंगे, तो या फिर हाइड्रोफोबिक होंगे, या फिर वंडर वॉल इंटरैक्शन होगा। बट ये वाले बॉन्ड्स क्या होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं जब हम इनको कंपेयर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। एन इनपुट ऑफ अबाउट 350 किलोजूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक मोल ऑफ 6 × 10⁻22 सी सिंगल बॉन्ड्स एंड अबाउट 410 किलोजूल टू ब्रेक अ मोल ऑफ CH बॉन्ड्स। तो जब मैं एक एनर्जी के इनपुट की बात कर रही हूँ ना, तो एक कार्बन और कार्बन के एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 350 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होती है। वहीं पे जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तोड़ते हैं तो इसमें 410 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होती है। ये बेसिकली क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। बट एज लिटिल एज 4 किलो जूल इज सफिशिएंट टू डिसरप्ट अ मोल ऑफ टिपिकल वंडरवॉल इंटरैक्शन। लेकिन जो एक वंडरवॉल इंटरैक्शन के साथ जो मॉलिक्यूल्स जो जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने के लिए सिर्फ 4 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। तो कितनी कम एनर्जी चाहिए उनको तोड़ने के लिए। सो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस आर ऑल्सो मच वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं ये भी कोवलेंट बॉन्ड से बहुत बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं। ऑल्दो दे आर सब्सटेंशियली स्ट्रेंथन्ड बाय अ हाईली पोलर सॉल्वेंट। लेकिन ये क्या है, ये जो हाईली पोलर सॉल्वेंट होता है उससे क्या है, उससे इनको स्ट्रेंथ दी जाती है। अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल हमने एक सॉल्ट का सोल्यूशन लिया। नाउ आयनिक इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरिएबल इन स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये जो आयनिक इंटरैक्शन है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल स्ट्रेंथ के होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी कैसी है। एंड द अलाइनमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, बट दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। तो उनकी स्ट्रेंथ तो डिपेंड करेगी कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है सॉल्वेंट में, लेकिन ये हमेशा वीक होंगे कोवलेंट बॉन्ड से। सो इन एक्वस सॉल्वेंट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, अब अगर एक एक्वस सॉल्वेंट है और उसका हमने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, द अवेलेबल थर्मल एनर्जी कैन बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एज द स्ट्रेंथ ऑफ दीज वीक इंटरैक्शंस। तो जो ये थर्मल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है उसकी इंटरैक्शन में। एंड द इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नियरली एज फेवरेबल एज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। और ये जो इंटरैक्शन होता है वो एक सॉल्यूट और सॉल्यूट के इंटरैक्शन जैसा फेवरेबल होता है। Consequently, hydrogen bonds and ionic hydrophobic and van der Waal interaction are continuously formed and broken. तो इनमें क्या होता है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, वन डर वाल, ये क्या है, ये टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। सो ऑल्दो दीज 4 टाइप ऑफ इंटरैक्शन आर इंडिविजुअली वीक रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जब हम इनको इंडिविजुअली हम कंपेयर कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड से, तो ये क्या है, ये वीक होते हैं। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मैनी सच इंटरैक्शन कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन इनका जब हम मिला जुला इंटरैक्शन देखते हैं तो वो बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। For example, the non-covalent binding of an enzyme to its substrate may involve several hydrogen bonds. जैसे अभी जो ऊपर डायग्राम्स दिए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमको दिया है एक एग्जांपल कि जो नॉन कोवलेंट बाइंडिंग होती है एंजाइम्स की सबस्ट्रेट के साथ सेवरल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। तो ये क्या होती है, ये एक से या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, आयनिक इंटरैक्शंस होते हैं, as well as hydrophobic and van der Waals interactions.
और ये हाइड्रोफोबिक या फिर वंडरवॉल इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं. The formation of each of these weak bonds contribute to a net decrease in the free energy of the system. अब ये जो वीक बॉन्ड्स हम फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये डिक्रीज करेगी एनर्जी को सिस्टम की. सो वी कैन कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन. तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक नॉन कोवेलेंट जो इंटरैक्शन है उसकी स्टेबिलिटी को, सच एज दैट ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इट्स मैक्रो मॉलिक्यूलर पार्टनर. जैसे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अपने एक मैक्रो मॉलिक्यूलर पार्टनर के साथ बाइंड है फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी के साथ. तो स्टेबिलिटी एज मेजर्ड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब हम जो नीचे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस करेंगे, जो स्टेबिलिटी है ये उस बात पे डिपेंड करती है ऑफ द बाइंडिंग रिएक्शंस. Various exponentials with binding energy. उसके बाद है the dissociation of two biomolecules such as an enzyme and its bounded substrate associated non-covalently through multiple weak interactions required all interaction despite at the same time. पहले because the interactions fluctuates randomly, such stimulus disruptions are very unlikely. So क्योंकि जो interaction है वो बहुत ज़्यादा fluctuate करता है randomly, तो इन स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं, डिसरप्शन जो होता है इनका वो अनलाइक होता है. द मोलिकुलर स्टेबिलिटी be stopped by 5 to 20 weak interaction is therefore much greater than would be expected initially from a simple summation of small binding energy. तो ये जो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी होती हैं जिसमें 5 से 20 जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं वो होते हैं जो कि एक ग्रेट मतलब वो ज़्यादा होते हैं जो एक्सपेक्टेड एन्यूटिविटी होती है उसके कंपैरिजन में. सो मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए कंटेन सो मैनी साइट्स ऑफ पोटेंशियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक, वंडरवॉल और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस. तो हमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की, आरएनए की, डीएनए की, जिनमें बहुत सारी साइट्स होती हैं जो कि पोटेंशियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती हैं, जिनमें कि आयनिक या फिर वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं. दैट द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ मैनी स्मॉल बाइंडिंग फोर्सेस कैन बी इनॉर्मस. तो इनमें क्या है, बहुत सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो लग रहे हैं. सो फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल द मोस्ट स्टेबल दैट इज़ द नेटिव स्ट्रक्चर इज़ यूजुअली दैट इन विच वीक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज़ आर मैक्सिमाइज्ड. तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं अपने नेटिव स्ट्रक्चर में, और जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूजुअली क्या होता है, वीक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जिनमें जो कि वीक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो मैक्सिमाइज्ड होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा होती हैं. The folding of a single polypeptide or polynucleotide chain into its three-dimensional shape is determined by this principle. तो अभी जो फोल्डिंग होती है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन की, जब वो थ्री डायमेंशंस में होती है, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में होती हैं, तो वो डिटरमाइन होती हैं एक प्रिंसिपल से. द बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन टू अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिपेंड्स ऑन द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मैनी वीक इंटरैक्शंस. तो अब ये जो बाइंडिंग है एक एंटीबॉडी की, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक इंटरैक्शन से होता है. सो एज नोटेड अर्लियर द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एंजाइम बाइंड्स नॉन कोवेलेंटली टू इट्स सबस्ट्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एंजाइम्स कैटालिटिक पावर. तो हमें ये नोट करना है कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है तब जब ये एंजाइम नॉन कोवेलेंटली यानी कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहे हैं, तो एक मेन सोर्स जो है एंजाइमेटिक कैटालिटिक पावर का वो बनाते हैं. सो द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन और अ न्यूरोट्रांसमीटर टू इट्स सेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन इज़ द रिजल्ट ऑफ वीक इंटरैक्शंस. तो अब ये जो बाइंडिंग है एक हार्मोन की बाइंडिंग है जो न्यूरोट्रांसमीटर से,
उसके सेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ वो एक वीक इंटरेक्शन को रिजल्ट करती है. One consequence of large size of enzyme and receptor is that their extensive surface provide many opportunities for weak interactions. तो अब इसका एक consequence ये है कि जो large size होता है enzymes का या फिर जो receptors होते हैं उनका, वो क्या होता है, वो उनके extensive surface की वजह से होता है, जो कि उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी इस चीज़ की प्रोवाइड करता है कि वो वीक इंटरेक्शंस बना सकें, उनका जो लार्ज सरफेस है वो. So at the molecular level, the complementarity between interaction biomolecules reflects the complementarity and weak interactions between polar charge hydrophobic groups on the surface of the molecule. तो अब मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो कॉम्प्लीमेंटारिटी है, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये एक दूसरे को, जो इंटरेक्शन है बायोमोलिक्यूल्स का, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वीक इंटरेक्शंस को. वो वीक इंटरेक्शंस क्या हैं? वो वीक इंटरेक्शन दो पोलर या फिर दो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो पानी से दूर भागने वाले ग्रुप्स होते हैं, उनसे भी अटैच्ड होते हैं. सो व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सच एज हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड बाय एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी. तो जब कोई स्ट्रक्चर है किसी प्रोटीन का, जैसे कि हीमोग्लोबिन, जब हम उसको एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी में देखते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑफन फाउंड टू बी बाउंड टू टाइटली एज टू बी पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हमें टाइटली बाउंड मिलता है किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ. द सेम इज़ ट्रू फॉर वाटर इन क्रिस्टल्स ऑफ आरएनए और डीएनए. तो यही बात जैसे हीमोग्लोबिन जो है वो हमें किससे बाइंडेड मिल रहा है, वो हमें मतलब वो जो प्रोटीन है वो हमें वाटर मॉलिक्यूल्स के तरह ऑफन बाइंडेड मिल रहा है. तो सेम हमें वाटर क्रिस्टल जो है वो आरएनए के और डीएनए के भी मिलते हैं. सो दीज बाउंड वाटर मॉलिक्यूल विच कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. और यही जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये हमको एक्वस सॉल्यूशन में भी मिलते हैं. उस एक्वस सॉल्यूशन में जिसको हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में देखा है. सो हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दोज ऑफ द बल्क ऑफ वाटर ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोर्सेज होते हैं ये मतलब ये डिस्टिंक्टिव होते हैं, ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि जो बल्क होता है वाटर का, मतलब एज अ सॉल्वेंट, सो दे आर फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑस्मोटिकली एक्टिव. तो ये जो होते हैं ये ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं होते. फॉर मैनी प्रोटीन्स टाइटली बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर असेंशियल टू देयर फंक्शन. तो बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के साथ जो वाटर बाउंडेड होता है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है उनके फंक्शंस में, उनके काम करने में. इन अ रिएक्शन सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल लाइट ड्राइव्स प्रोटोन अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग प्रोटीन्स. तो अगर हम एक रिएक्शन सेंटर लें, जैसे कि एक फोटोसिंथेसिस हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन्स हैं वो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक सीरीज़ में. और ये जो सीरीज़ है ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करती है प्रोटीन्स में. ओनली ऑफ दीज प्रोटीन्स साइटोक्रोम एफ हैज़ अ चेन ऑफ 5 बाउंड प्रोटीन मॉलिक्यूल. तो इनमें से सिर्फ एक साइटोक्रोम एफ होता है जिसमें क्या होते हैं 5 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाउंडेड होते हैं. दैट मे प्रोवाइड अ पाथ फॉर प्रोटॉन्स टू मूव थ्रू द मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस नोन एज प्रोटॉन होपिंग. तो ये जो वाटर बाउंडेड है ये क्या कर सकते हैं, ये एक पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन्स को उस जो मेम्ब्रेन है उसमें मूव करने के, जिसको हम प्रोटॉन होपिंग कहते हैं. सो अनदर सच लाइट ड्राइवन प्रोटॉन पम्प दैट इज बैक्टीरियो rhodophism almost certainly uses a chain of precisely oriented bound water molecules in the transmembrane movement of proton. तो अभी जो है ये क्या है, ये जो दूसरी एक लाइट ड्राइवन फोटोन पंप है जिसको हम बैक्टीरियो रोडोप्सिन कह रहे हैं, वो क्या करती है, वो इन जो चेन्स हैं इनको प्रिसाइसली क्या करती है,
ओरिएंट करती है, इनको ओरिएंटेशन देती है और क्या करती है, बाउंड करती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट के लिए प्रोटॉन्स के। तो हमारे पास एक डायग्राम है, ये क्या है, वाटर बाइंडिंग इन हीमोग्लोबिन। तो हमें हीमोग्लोबिन में वाटर बाइंडिंग दी हुई है। तो जो ये रेड स्फेयर्स हैं, ये क्या है, ये है रेड स्फेयर वाटर मॉलिक्यूल है, और जो ब्लू है वो विदाउट वाटर मॉलिक्यूल है। तो दीज वाटर मॉलिक्यूल आर सो firmly बाउंडेड टू द प्रोटीन दैट दे अफेक्ट द एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फिक्स पार्ट्स में होते हैं उस क्रिस्टल के। और ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है और ये जो रेड और ऑरेंज एटम है, ये 4 हीमोग्लोबिन के हैं, जो हमें 5th चैप्टर में और अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास वाटर इन साइटोक्रोम एफ। तो साइटोक्रोम एफ में हमको वाटर दिखाया है। वाटर इज बाउंड टू अ प्रोटोन चैनल ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन साइटोक्रोम एफ। तो अब ये जो वाटर है, ये किससे बाउंडेड होता है, ये बाउंड होता है एक प्रोटोन से, मतलब एक जो प्रोटीन जो साइटोक्रोम एफ होता है उससे। सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ट्रैपिंग मशीनरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो होती है, ये क्या होती है, एक एनर्जी ट्रैपिंग मशीनरी होती है फोटोसिंथेसिस की, जो क्या करती है, क्लोरोप्लास्ट। तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ईच अदर। तो वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। एंड टू फंक्शनल ग्रुप्स टू द प्रोटीन विच इंक्लूड द साइड चेन ऑफ वेलाइन, प्रोलीन, अर्जिनिन, एलिलीन, टू एस्पर्जीन एंड टू ग्लूटामीन रेसिड्यू। और ये जो फंक्शनल ग्रुप मतलब जो उसकी साइड चेन है, साइड चेन में ये सब प्रेजेंट है। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो कुछ जो कपल मूवमेंट है जो प्रोटॉन के अक्रॉस हो रहे हैं, उसमें ये क्या कर सकती है, प्रोबेबली इन्वॉल्व रहती है इलेक्ट्रॉन की होपिंग में, यानी इलेक्ट्रॉन को पास कराने में। तो हमारे पास ये है, ये इसमें ये प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये क्या कराएंगे, ये प्रोटॉन को यहाँ से पास कराने का काम करेंगे। So next topic which we have is solute affect the colligative property of aqueous solutions. So solute of all kind alter certain physical properties of the solvent, water, its vapor pressure and boiling point and melting point. तो ये जो solutes होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो physical properties होती हैं solvent की, यानी कि water की, उसको क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। जो उसमें वेपर प्रेशर होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको ये अफेक्ट करते हैं, और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे भी। सो दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव, टाइड टुगेदर। कॉलिगेटिव मतलब होता है एक साथ बंधे हुए। प्रॉपर्टीज, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन ऑल 4 प्रॉपर्टीज हैज़ द सेम बेसिस। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन सॉल्यूट्स की इफ़ेक्ट की, ये ऑल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके साथ सेम बेसिस पे होती हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज़ लोअर इन सोल्यूशन दैन इन प्योर वाटर। तो ये जो वाटर का कंसनट्रेशन होता है वो क्या होता है, वो कम होता है सॉल्यूशंस में इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर। द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट कंसनट्रेशन ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूट। तो अब ये जो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वाटर की, वो क्या होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। मतलब ये जो सॉल्यूट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी इंडिपेंडेंट होती हैं जो वाटर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल molecules ion in a given amount of water. A compound such as NaCl which dissociate in solution has twice the effect of osmotic pressure. तो जैसे एक कंपाउंड है NaCl, जब हम उसको डिसोसिएट कर रहे हैं एक सोल्यूशन में, तो उसके पास क्या होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। फॉर एग्जाम्पल, एज डज एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ नॉन डिसोसिएटिंग सोल्यूट सच एज ग्लूकोज। तो जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में उतने ही नंबर के क्या होते हैं, मोल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता। नाउ सोल्यूट्स अल्टर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस सोल्यूशन बाय लोअरिंग द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये जो सोल्यूट होते हैं ये क्या करते हैं
ये अल्टर करते हैं उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, किसकी, एक्वस सॉल्यूशन की। कैसे? जो कंसनट्रेशन, इफेक्टिव कंसनट्रेशन है वाटर का, उसको कम करके ना। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दिया है, व्हेन अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन आर नॉट वाटर बट सॉल्यूट। तो हमें एक दिया है, एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो कि एक्वस सॉल्यूशन के सरफेस में है, एंड नॉट वाटर बट सल्यूट, और वो क्या है, वो वाटर नहीं है, वो सल्यूट है। सो द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू एस्केप इनटू वेपर फेज, दैट इज द वेपर प्रेशर इज लोअर। तो अब इसमें क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल की वेपर में फॉर्म होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट है। So similarly, the tendency of water molecules to move from aqueous phase to surface of forming ice crystal is reduced. और similarly क्या होगा, जो water molecules हैं उसका ice crystal में change होना भी क्या होगा, reduce हो जाएगा. So when some of the molecules that collide with crystal are solute, not water. तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब कोलाइड करते हैं क्रिस्टल में, तो ये सोल्यूट होते हैं, पानी नहीं होते, ठीक है। सो in that case the solution will freeze more slowly than pure water. तो अब ये जो प्योर वाटर है वो जल्दी क्या होगा, फ्रीज होगा in comparison to that solution at a given lower temperature. So for a one molar aqueous solution, जिसमें एक मोलर जो है 1 मोल ऑफ सल्यूट पर 1000 ग्राम है, of an ideal non-volatile and non-dissociating solute at 101 kilopascal of pressure, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.86 होता है, 86 कम होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.543 हाइयर होता है पोलर मतलब जो प्योर वाटर है उसके कंपैरिजन में। So for a 0.100 molar solution of the same solute, the changes are 1/10 as larger. Now we have water molecule tends to move from region of higher water concentration to one of lower water concentration. तो वाटर के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सो व्हेन टू डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो जब हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो एक्वस सॉल्यूशंस को अलग अलग किया, वन दैट अलाउज द पैसेज ऑफ वाटर बट नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है क्या करती है, ये पानी को तो जाने देती है बट सॉल्यूट को नहीं। सो वाटर molecule diffusing from the region of higher water concentration to that of lower water concentration produce osmotic pressure. तो अब ये जो मोशन है हाइयर वाटर कंसंट्रेशन से लो की तरफ, ये क्या कर रहा है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रहा है। दिस प्रेशर दैट इज पाई मेजर एज द फोर्स नेसेसरी टू रेजिस्ट वाटर मूवमेंट। तो ये जो प्रेशर होता है ये क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है वाटर की मूवमेंट को। अब इसमें जो वॉन हॉफ इक्वेशन है वो होती है पाई इज इक्वल टू ICRT। तो जो R होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, जो T होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और जो IC होता है वो क्या होती है, वो ऑस्मोलैरिटी होती है एक सॉल्यूशन की। द product of the solute molar concentration C and want Hoff factor I, which is measured of the extent of which solute dissociates into two or more ionic species. तो ये जो IC है दैट इज़ ऑस्मोलैरिटी। तो अब जो सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन है जो C है या वॉन्ट ऑफ फैक्टर I है, जो मेज़र करता है क्या, सॉल्यूट का डिसोसिएशन एक से ज़्यादा आयन की स्पीसी में। सो इन डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन द सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू Na एंड Cl। तो
जब हमने एग्जाम्पल के तरीके से हमने NaCl लिया तो NaCl क्या कर रहा है, अच्छे से डिसोसिएट हो जा रहा है Na प्लस में और Cl नेगेटिव में, डबलिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और ये क्या कर रहा है, सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर को डबल कर दे रहा है। तो क्या हो जा रहा है, जो वॉन ऑफ फैक्टर है जो I है वो 2 हो जा रहा है, और जो नॉन आयनाइजिंग सोल्यूट है उसके लिए ये 1 ही रहेगा। So for solution of several n solutes, pi is the sum of contribution of each species. तो अब जो पाई है वो क्या है, RT, और ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर्स दिए हुए हैं इसमें। नाउ वी हैव एक हमें ये दिया हुआ है जिसमें ये है वाटर और ये क्या है, सल्यूट। तो ये फॉर्मिंग आइस क्रिस्टल या आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या है, ये प्योर वाटर है। इसमें जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, सरफेस में है, और ये सभी किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर में। जितने भी मॉलिक्यूल हैं एक बल्क में H2O के, वो कंट्रीब्यूट करते हैं आइस जो क्रिस्टल है उसकी फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जैसे अब ये सोल्यूशन बी है, इसमें क्या है, हमारे पास H2O तो है, लेकिन इसमें 3 से 4 जो है वो क्या है, सोल्यूशन में जो बल्क फेज में है H2O सोल्यूशन, यानी इसमें सोल्यूट भी प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा है, जो वेपर बनने की टेंडेंसी है लिक्विड की वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो जा रही है। तो अब ये क्या है, आइस जो क्रिस्टल है ये सोल्यूट भी है इसमें, तो वो भी पहले 10 वो भी कम्पीट करेगा इनसे चेंज होने के लिए। तो बी में यही है कि जो सोल्यूट है उसकी प्रेजेंस से क्या हो रही है, जो वाटर की जो लीविंग जो गैसेस में चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी हो रही है वो कम हो जा रही है, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। और ये क्या करता है, जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का उसको भी कम कर देता है बाय इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो वो ये कम कैसे करता है, ये कम ऐसे करता है कि ये क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर कोलाइडिंग एंड जॉइनिंग आइस क्रिस्टल इज रिड्यूस्ड, और आइस के बनने की भी जो है वो प्रोसेस रिड्यूस हो जा रही है। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज ऑस्मोसिस। Osmosis. So water movement across a semi-permeable membrane driven by differences in osmotic pressure is an important factor in the life of most cells. अभी जो osmotic pressure होता है ये प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, हर जगह, चाहे ह्यूमन की सेल हो, हर जगह ये osmotic pressure बहुत important रोल प्ले करता है। Plasma membrane are more capable, more permeable to water than the most of the small molecules, iron and macromolecules. तो अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। अगर हम कंपेयर करें इसको अदर जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल होती है, वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होती है। दिस परमिएबिलिटी इज ड्यू partly to a simple diffusion of water through the lipid bilayer and partly to protein channels, that is aquaporins. तो अभी जो परमिएबिलिटी है ये किसके लिए होती है, ये सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वाटर का, जो लिपिड बाइलेयर है उसके सिंपल डिफ्यूजन से क्या होती है, ये मतलब परमिएबल होती है। और जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनको हम एक्वापोरेंस कहते हैं, उससे ये जो वाटर है ये क्या करते हैं, अंदर आते हैं इन द मेम्ब्रेन दैट सेलेक्टिव परमिट द पैसेज ऑफ वाटर। तो अब ये जो मेम्ब्रेन होती हैं क्या करती हैं, सेलेक्टिवली जो वाटर है उसको परमिट करती हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वल ऑस्मोलैरिटी आर सेड टू बी आइसोटोनिक। अब अगर बाहर सोल्यूशन के बाहर और अंदर दोनों एक ही जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोलैरिटी है, तो हम उसको आइसोटोनिक कहते हैं। सराउंडेड बाय एन आइसोटोनिक सोल्यूशन अ सेल नाइदर गेन्स और नॉर लूजेस वाटर। तो अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है यानी कि जैसा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बाहर प्रेजेंट है तो ये सिचुएशन होती है आइसोटोनिक। तो इसमें क्या होता है कि ना वाटर बाहर से अंदर जाता है ना अंदर से बाहर आता है। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, दोनों में से एक जगह पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन क्या होगा, वो हाई होगा।
ठीक है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो लोअर कंसंट्रेशन होती है, लोअर ऑस्मोलैरिटी होती है अंदर की सेल की, ये लोअर होती है इन कंपैरिजन टू बाहर क्या होती है, बाहर हाई होती है और अंदर लो होती है। तो पानी क्या है, बाहर से अंदर आएगा। और हाइपर ऑस्मोलैरिटी में क्या होता है, अंदर हाई होती है और बाहर लो होती है। ठीक है। तो अब क्या है कि हाइपोटोनिक में सेल स्वेल हो जाएगी और हाइपरटोनिक में क्या होगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। क्योंकि हाइपरटोनिक में अगर अंदर हाइपोटोनिक है, बाहर लो है, तो अंदर से बाहर पानी आएगा और ये शेल क्या होगी, ये श्रिंक हो जाएगी। And then in natural environment, cell generally contain higher concentration of biomolecules and ions in their surrounding. तो जो नेचर होती है, नेचर में क्या होता है, जो सेल होती है वो उनमें क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है बायोमोलिक्यूल्स की, और जो आयंस हैं जो उनको सराउंड कर रहे हैं उसके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर टेंड्स टू ड्राइव वाटर इनटू सेल। तो अभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये क्या करता है, ये जो वाटर है उसको सेल के अंदर सेल के अंदर भेजता है। इफ़ नॉट समहाउ काउंटर बैलेंस दिस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वुड डिस्टेंक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इवेंचुअली कॉज ब्रस्टलिंग ऑफ द सेल। तो अब अगर ये जो वाटर का मूवमेंट है ये अंदर की साइड हो रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वेल हो जाएगी और फिर ब्रस्ट हो जाएगी, यानी फट जाएगी। तो इसको हम ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। Then we have the next, which is several mechanisms have evolved to prevent this catastrophe। तो ये जो फिनोमिना है इसको रोकने के लिए बहुत सारे जो मैकेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व किए हैं। सो इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, बैक्टीरिया और प्लांट्स में क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे नॉन एक्सपेंडेबल, मतलब कि ये ऐसी सेल वॉल जो कि एक्सपेंड नहीं हो सकती क्योंकि वो रिजिड होती है, ऐसी उससे क्या होता है, सराउंडेड होता है। तो ये क्या करता है, ये ऑस्मोटिक लाइसिस को रोकता है। इसका मतलब होता है, वैसे लिटरल टर्म है डिज़ास्टर या फिर ऐसा कुछ, मतलब। तो इस जो सडन डैमेज है, हम कह सकते हैं सडन डैमेज से इस तरीके से रोकता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, बाहर आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट। अब जो फ्रेश वाटर के प्रोटेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो हाईली हाइपोटोनिक मीडियम होता है इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनल्स हैं वो, मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो वो क्या करता है, वो ये जो वाटर है इसको क्या करता है, बॉडी से बाहर पंप कर देता है। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं या ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है टिश्यू का, वो मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को। ऑस्मोलैरिटी को क्या करता है, साइटोसोल के बराबर ला के रखता है। सो द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा कंट्रीब्यूट टू इट्स ऑस्मोलैरिटी। तो अब जो एल्ब्यूमिन होता है इसका फंक्शन ही ये होता है कि ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऑस्मोलैरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो सेल्स ऑल्सो एक्टिवली पंप आउट आयन सच एज Na+ इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब ये जो आयन्स हैं, जैसे कि Na+ है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या हो रहा है, पंप हो रहे हैं। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो रहता है अपने सराउंडिंग के साथ साथ। तो हमारे पास ये ऑस्मोसिस को मेज़र करने के लिए है। तो जो ए है उसमें क्या है, इनिशियल स्टेज है, जो ट्यूब है वो एक्वस सॉल्यूशन को कंटेन करती है, और जो बीकर है उसमें प्योर वाटर है, और ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी तरीके का जो पैसेज है वो नहीं हो रहा है सोल्यूट का, लेकिन वाटर का हो रहा है। तो वाटर क्या है, पहले बीकर से क्या हो रहा है, अंदर फ्लो कर रहा है ताकि ये क्या करे, मतलब बैलेंस करे। फिर बी और सी, बी में क्या दिया हुआ है कि जो फाइनल स्टेट है उसमें क्या हो रहा है, वाटर राइज हो रहा है, ठीक है। और सी वाले में क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है
फोर्स एच हाइट तक वो हो रहा है, ठीक है, पिस्टन और इंक्रीज हो रहा है. सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट दिस इज कि हमारी जो सेल्स हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की, इसमें जो नेट मूवमेंट है वाटर का, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोल्यूट है और ये इंट्रा सेल्यूलर सोल्यूट है. तो जो सेल है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, बाहर मूवमेंट होता है पानी का हाइपोटोनिक में, और हाइपोटोनिक में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ को होता है. तो ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक का कंसेप्ट है. नाउ वी हैव बिकॉज हमने ऊपर का पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है. सो बिकॉज द इफेक्ट ऑफ solutes on osmolarity depends on the number of dissolved particle. तो अब ये जो इफ़ेक्ट है, जो सोल्यूट्स हैं उनका ऑस्मोलैरिटी डिपेंड करती है कि कितने उसमें जो डिज़ोल्व्ड हैं पार्टिकल्स उनके नंबर पे. नॉट देयर मास. मैक्रोमोलिक्यूल्स तो अपने मास पे नहीं डिपेंड करते. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीसेकेराइड्स जो हैं, जो अभी तक है हमारे पास, हैव अ फार लेस इफेक्ट ऑन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट देन वुड एन इक्वल मास ऑफ देयर मोनोमेरिक कंपोनेंट. तो ये जो इनका जो मास होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो बहुत लेस होता है इन कंपैरिजन टू उसकी जो मोनोमेरिक कंपोनेंट्स होती हैं. जैसे कि हमारे पास 1 ग्राम है पॉलीसेकेराइड जो कंपोज्ड है, वो 1000 ग्लूकोज की यूनिट का है. तो इसका क्या होगा, सेम इफेक्ट होगा ऑस्मोलैरिटी में 1 मिली ग्राम के ग्लूकोज में. सो 1 इफेक्ट ऑफ स्टोरिंग फ्यूल एज पॉलीसेकेराइड, तो जो स्टार्च और ग्लूकोज है, रादर देन एज ग्लूकोज और अदर सिंपल शुगर, इज प्रिवेंशन ऑफ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द स्टोरेज इटसेल्फ. तो ये जो इफेक्टिव फ्यूल है, जैसे कि जो पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च या फिर ग्लूकागन है, वो ग्लूकोज में सिंपली प्रिवेंट करते हैं उसके ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको इंक्रीज होने से. सो प्लांट यूज़ ऑस्मोटिक प्रेशर टू अचीव मैकेनिकल रिजिडिटी. तो ऑस्मोटिक प्रेशर को वो यूज़ करते हैं मैकेनिकल रिजिडिटी के लिए, ताकि उनके जो सेल है वो रिजिड रहे और ये उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें. द वेरी हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन इन प्लांट सेल वैक्यूल ड्रॉज वाटर इनटू द सेल. और इसमें वैक्यूल बहुत प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में. जो वैक्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसका नाम टोनोप्लास्ट होता है. सो द रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. अब जो इसका रिजल्टिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो सेल वॉल पे लग रहा है, वो क्या करता है, वो स्टिफनेस जो होती है सेल की वो इंक्रीज़ करता है, टिश्यू की स्टिफनेस को इंक्रीज़ करता है, और जो प्लांट बॉडी है उसकी स्टिफनेस को इंक्रीज़ करता है. सो व्हेन द lettuce in our salad wilts, it become loss of water has reduced turgor pressure. तो जो बर्गर होते हैं उनके बीच में ना एक महंगी पत्ता गोभी होती है जिसको लेट्यूस कहते हैं, उसी की फैमिली की है बट वो अलग है. तो वो सैलेड जो है वो क्या होती है, वो मुरझा जाती है. तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जो उसमें टर्गर प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है. सो सडन अल्टरेशन इन टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस द मूवमेंट ऑफ प्लांट part seen in touch sensitive plants such as Venus flytrap and mimosa. तो जो मिमोसा होता है इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, और जो वीनस फ्लाइट्रैप है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. तो इनमें ये जो टच सेंसिटिविटी होती है ऑस्मोटिक बैलेंस से ही आती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सो ऑस्मोसिस ऑल्सो हैज़ कंसिक्वेंस फॉर लेबोरेटरी प्रोटोकॉल्स. तो ऑस्मोसिस का लेबोरेटरी में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें भी कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोजाइम्स हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाउंड है. तो जब हम इनको अलग कर देते हैं सेल से, तो इनमें जो है इनको आइसोटोनिक फ्रैक्शंस में रखना पड़ता है, क्योंकि जो सेल होती है वो बफर सॉल्यूशन में बफर को बैलेंस करती है और
तो हमें उस बफर को क्या करना होता है, हमें कॉमन सेम वैसा ही हमें कंसंट्रेशन बनानी होती है जिनमें हमें इन ऑर्गेनल्स को रखना होता है. So of sucrose or some other inert solute to protect the organelles from osmotic lysis. तो इनका इस्तेमाल करते हैं हम osmotic lysis से बचाने के लिए. So now we have the summary of the chapter at the end. So let's discuss it and wrap the lecture right away. And after that, whatever is in that is the touch me not plant, obviously we will discuss it in our forthcoming lectures. So next we have a weak interaction in aqueous system. The very different electronegativities of hydrogen and oxygen make water a highly polar molecule. तो H2O जो है वो बहुत ज़्यादा पोलर होता है, और उसके पोलर होने के पीछे का रीज़न ये होता है कि उसमें दो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इस वजह से, और जो हाइड्रोजन है उसकी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दोनों की जो वो है क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसीलिए वो क्या हो रहा है पोलर हो रहा है. सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद सॉल्यूट. तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो अपने साथ भी और सॉल्यूट्स के साथ भी. तो इस वजह से क्या है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं. जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्राइमरीली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है और बहुत वीक कोवलेंट बॉन्ड है. जो वाटर है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है पोलर सॉल्यूट्स के लिए, क्योंकि वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जो इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरैक्ट करता है. अब जो नॉन पोलर जैसे हाइड्रोफोबिक जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत पोअरली डिज़ोल्व होते हैं वाटर के साथ और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. तो उनकी जो प्रेजेंस है वो क्या कर रही है, वो एनर्जिकली अनफेवरेबल ऑर्डर कर रही है वाटर का के मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक सरफेस में. तो अभी क्या है जो अभी ये मिनिमाइज़ कर रही है जो सरफेस है उसको एक्सपोज करने से वाटर से, और जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनसे मिशेल फॉर्मेशन कर देती हैं वो हाइड्रोफोबिक जो होती हैं वो. देन न्यूमरस वीक नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन decisively influence the folding of macromolecules such as protein and nucleic acid. तो अब ये जो वीक नॉन पोलर इंटरैक्शन है ये क्या करते हैं, ये फोल्डिंग करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये कंफर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, और ये क्या करते हैं ये जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट जो होते हैं वो फिर उसके बाद ये जो होती हैं हाइड्रोफोबिक जो माइटीज़ होती हैं वो क्लस्टर बना लेती हैं. जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक्वस सॉल्यूशन की वो बहुत स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड होती है इस बात से कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो क्या है, ये क्या है एक दूसरे से सेपरेट होती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. और जो वाटर है वो जो मेम्ब्रेन है उससे क्या हो रहा है इक्वली ऑस्मोलैरिटी के जो दो कंपार्टमेंट्स हैं उनसे क्या हो रहा है मूव हो रहा है. जो वाटर की क्या है टेंडेंसी है वो क्या है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करती है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टिल आवर समरी. तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, जो है क्या है जो हमारे जो टच रिस्पॉन्स ये होते हैं और इसके आगे का.